नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान में चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान का अनुकरण करते हुए भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। ये अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक वर्णित हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य भारत में आर्थिक, सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। इनकी प्रकृति के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि यद्यपि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, फिर भी देश के प्रशासन में मूलभूत समझे जाएंगे और राज्यों का कर्तव्य होगा कि वे इसे लागू करें। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, किंतु फिर भी हमारा देश का प्रशासन इन्हें आधारभूत समझकर देश की जब नीतियों का निर्माण करेगा तब इन्हें लागू करने की कोशिश करेगा। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में भेद। नीति निर्देशक तत्वों में निम्न प्रकार के भेद हैं। पहला, मूलाधिकार न्यायिक संरक्षण से युक्त है और इनके लिए न्यायालय से उपचार पाया जा सकता है, अर्थात ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। हम इन्हें लागू करवाने के लिए अदालत में समावेदन नहीं कर सकते। इसका तात्पर्य है कि आप मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं, किंतु नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। दूसरा है, मौलिक अधिकार अनिवार्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व राजनीतिक इच्छा एवं सुविधा से लागू होने की दृष्टि से आश्रित है। इसका तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार राज्य को लागू करने ही होंगे, जबकि नीति निर्देशक तत्व अनिवार्य नहीं है कि उन्हें लागू किया जाए। यह राज्य की इच्छा एवं सुविधा से लागू हो सकते हैं। तीसरा अंतर है, मौलिक अधिकार सरकार को कुछ करने से रोकते हैं और इस प्रकार सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं। अतः मौलिक अधिकार नकारात्मक हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ करने का सकारात्मक आदेश देते हैं, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। अतः नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है। इसका तात्पर्य है, मौलिक अधिकारों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती जब तक उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध न लगा दिए जाए। अर्थात सरकार मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकती, उन्हें हटा नहीं सकती, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार को कुछ कार्य करने के आदेश देती है, जो कि राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है। चौथा अंतर है, मूलाधिकार भारत में कानूनी राजनीतिक प्रजातंत्र लाते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व भारत में प्रजातंत्र के कानूनी एवं राजनीतिक ढांचे के भीतर रहते हुए आर्थिक एवं सामाजिक प्रजातंत्र लाते हैं। पांचवा है, मूलाधिकारों के पीछे कानून की शक्ति है, जबकि नीति निर्देशक तत्व के पीछे नैतिक और जनाकांक्षा का बल है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व इस प्रकार है। अनुच्छेद 36, इसमें परिभाषा दी गई है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात नीति निर्देशक तत्व न्यायालय से लागू नहीं होंगे, लेकिन देश
देश का प्रशासन अथवा राज्य जब भी नीतियों का निर्माण करेगा, तब नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण किया जाएगा। अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। साथ ही राज्य विशिष्टतियां, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39, राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्व है। राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि यह सुनिश्चित हो सके क पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ख समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। ग आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का साधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। घ पुरुष और स्त्रियां दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। अड़ पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने दे और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों के ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े कि उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल नहीं हो। च बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए और बालकों और अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपने आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य कई अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अनुच्छेद 43, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट या ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखरेख एवं शिक्षा के लिए प्रावधान। राज्य 6 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के पूर्व बाल्यकाल की देखरेख और शिक्षा देने का प्रयास करेगा। यह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि।
राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य या सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्ट या मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 48 क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास किया जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण करता है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास किया जाएगा। यह नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 1 है। धन्यवाद।